एवरीवन, कैसे हो बच्चों? तो हेयर आई एम विद द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो तुम्हारे इनऑर्गेनिक के भी अगर हम लोग एक बार मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देख लेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस जेई में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंटीजर बेस्ड भी आने हैं जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है, तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही पॉजिटिव पार्ट है, उसको टारगेट करो। और साथ के साथ किस तरह के क्वेश्चंस, अगर मैं सच्ची बताऊँ तो इनऑर्गेनिक में ना ज़्यादातर बॉन्डिंग और लाइक ट्रेंड से रिलेटेड पोर्शन बहुत रहता है। बॉन्डिंग अगर किसी की स्ट्रांग है तो वो इनऑर्गेनिक में अच्छा कर लेगा, एंड अलॉन्ग विद दैट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज़ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक। ठीक है, लेकिन फिर भी आज हम लोग देखते हैं कि हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्ज़ाम, कितना अच्छे से तुम लोगों ने अपनी ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, एंड आज पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने जो है वो है ये। तो क्वेश्चंस की शुरुआत अच्छे क्वेश्चन से होनी चाहिए। द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एटलीस्ट वन ब्रिजिंग ऑक्सो ग्रुप अमंग द मॉलिक्यूल्स गिवन एम्प्लॉयज। तो यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तुम्हें दे रखे हैं और इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, और पूछा जा रहा है इसमें से ऐसे कितने कंपाउंड्स हैं जिनके पास वन ब्रिजिंग ऑक्सो ग्रुप है, यानी कि एक ऑक्सो ग्रुप ब्रिज में होना चाहिए, यानी कि ब्रिज बनाता हुआ होना चाहिए। तो अब ढूंढो इसके क्वेश्चन का आंसर। आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं एक, सॉरी, तो यानी कि प्योरली केमिकल बॉन्डिंग बेस्ड क्वेश्चन है। N2O5 P4O6 P4O8 H4P2O5 H5P3O10 H2S2O3 और H2S2O5। ठीक है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 सेवन मॉलिक्यूल्स हैं। 7 मॉलिक्यूल्स में से तुम्हें बताना है जिसके पास एटलीस्ट वन, यानी कि एक से ज़्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक होना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखें ClF3 का स्ट्रक्चर कैसे होगा। ClF3 का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, दैट इज टी शेप्ड। ये डाउट है किसी बच्चे का, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, अदरवाइज अपने क्वेश्चन में ये कहीं भी नहीं है। तो ClF3 का स्ट्रक्चर ये होगा, दैट इज टी शेप्ड। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल विल बी द ज्योमेट्री एंड शेप विल बी द टी। अब चलो इस क्वेश्चन पे आ जाता है। N2O5 का अगर तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो दैट इज गोइंग टू बी N2O5। तो आपके पास दो NO2 ग्रुप्स होते हैं, एक और आपके पास NO2 हो गया, 1 2 3 4, और यहाँ पे आपके पास एक ब्रिज ऑक्सीजन होता है, यानी कि ये तो हो गया सिलेक्ट। P4O6 में क्या होता है? P4O6 में तुम्हारे पास P4 यानी कि 4 फॉस्फोरस एटम्स होता है, और सब में तुम्हारे पास इस तरीके से POP लिंकेज होती है। 4 लिंकेज यहाँ हो गई, 5वीं यहाँ हो गई और 6ठी यहाँ हो गई, यानी कि यहाँ पे मेरे पास ब्रिज ऑक्सीजन है। P4O8 की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, यही बनाएंगे, यानी कि P4O6 तो बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है, P4O6 बनाएंगे तो 4 5 6, ठीक है, 6 हो गए। 2 और ऑक्सीजन लगाने हैं, तो ये जो तुम्हारे लोन पेयर होंगे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O बना देंगे। ठीक है, यानी कि 2 पे O और लग जाएगा, तो डेफिनेटली हमारे पास ब्रिज ऑक्सीजन एटम है, तो यानी कि ये भी हो गया। H4P2O5 की अगर आपको बात करनी है तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, तो यानी कि 2 फॉस्फोरस होंगे, ठीक है, H4P2O5, तो यानी कि डबल बॉन्ड O, और दिस इज गोइंग टू बी OH, डबल बॉन्ड O, दिस इज गोइंग टू बी OH। तो तुमने 2 ये लगा दिए। अब लेट्स से मैं यहाँ पे लगा देती हूँ एक और OH और एक और OH, तो अब मेरे पास कितना हो गया, H4 हो गए मेरे, P2 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो गड़बड़ नहीं हो गई, यानी कि इसमें तो कहा था 5 ही ऑक्सीजन होंगे और H4 बताए थे। तो व्हाट कुड बी द स्ट्रक्चर, H4P2O5। H4P2O5 का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये होगा क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपके पास 2 ही फॉस्फोरस हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, और 5 ऑक्सीजन है, तो 2 और 2 हमने 4 4 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो यानी कि एक तो मेरे पास क्या होगा, एक हमारे को ऑक्सी लिंकेज शो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कि 1 2 3 4 और 5, ये हो गया तुम्हारे पास 5 ऑक्सीजन, 2 फॉस्फोरस हो गया, अब 4 हाइड्रोजन है, तो 1 2, अब ये एक हाइड्रोजन होगा और एक हाइड्रोजन होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O5।
H4P2O5 कैसे बनाया मैंने? एक पहले ब्रिज स्ट्रक्चर बनाया कि हाँ भाई अगर ये ऑक्सी एसिड है तो उसके पास ये तो होना ही होना चाहिए। फिर उसके बाद देखा इसके पास क्या क्या बच रहे, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा था तो मैंने ऐसे लगा दिया, और दो हाइड्रोजन थे तो मैंने ऐसे लगा दिया, तो इसके पास भी ब्रिज ऑक्सीजन है, तो मुझे 4 स्ट्रक्चर्स तो मिल गए। अब है H5P3O10। H5P3O10 यानी कि अब क्या हो सकता है, ये दिस इज P3O10H5। तो यानी कि अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। हाँ जी, H5P3O10। तो यानी कि मेरे को क्या करना होगा, मेरे को 3 फॉस्फोरस चाहिए, 3 फॉस्फोरस, और 3 फॉस्फोरस में से ऐसा हो सकता है कि सबके पास एक एक ऑक्सी लिंकेज आ जाए, ठीक है, ऐसे आ जाए। अब क्या होगा, एक के पास डबल बॉन्ड O होगा और एक के पास OH होगा, इसके पास भी डबल बॉन्ड O होगा, इसके पास भी OH होगा, इसके पास भी डबल बॉन्ड O होगा और इसके पास भी OH होगा। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो मेरे पास H3 आया, P3 हो गया, और O10 हुआ क्या, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही हुआ, तो यानी कि 10 तो नहीं हुआ, 10 और ऊपर से H5 है। तो व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल? अगर तुम यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करोगे तो वो क्या निकल कर आता है, वो निकल कर आता है बेसिकली 3P, यानी कि मैं निकाल सकती हूँ 3X+5, पता नहीं ना कितना OH है, कितना कैसा H है, तो यानी कि तो हमने तो ये बनाया HPO3, HPO3 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 के 3 यूनिट्स बना दिए मैंने तो, बट ये तो मुझे नहीं लग रहा कि HPO3 के 3 यूनिट्स हैं, क्योंकि ये तो O9 आएगा, किसने तो कहा है कि नहीं 2 हाइड्रोजन्स और हैं, तो आपके पास अभी एक ऑक्सीजन और बचा, और आपके पास 3 हाइड्रोजन्स आपने लगा दिए, तो आपके पास 2 हाइड्रोजन और बचे। तो व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? मैं चेक करूँ ये क्वेश्चन क्या है। H5P3O10, ये H5P3O10 नहीं है एक्चुअली, वही जो मुझे लग रहा था, दिस इज़ नॉट H5P3O10, दिस इज़ H3P3O9 ही है ये थोड़ा मिसप्रिंट है ये क्वेश्चन में, दिस इज़ H3P3O9 ही है ये। तो अगर H3P3O9 है फिर तो हमारा स्ट्रक्चर सही है, यानी कि ये क्या हो गया, HPO3 का होल थ्राइस है, ठीक है। तो इसमें भी तुम देख रहे हो कि देर इज अ ब्रिज ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक। अब आया H2S2O3। अब H2S2O3 की बात करें तो दिस इज H2SO4 जैसा स्ट्रक्चर नहीं है ये, है ना, सो दिस इज सिमिलर टू H2SO4। इसमें क्या होगा आपके पास, S डबल बॉन्ड O, दिस इज OH, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड S एंड दिस इज दिस, तो दिस इज H2S2O3, ये हो गया। देर इज नो ब्रिजिंग ऑक्सीजन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और H2S2O5 में क्या होगा, H2S2O5 में, यानी कि यू विल बी हैविंग सल्फर, दिस इज कैरोज एसिड, तो इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, sulfur double bond O, this is going to be the OH, and this is going to be sulfur double bond O, and this is going to be the OH। तो आपको क्या मिलेगा, सल्फर सल्फर 1 2 3 4, एंड 2 हाइड्रोजन्स हो गए, 2 सल्फर हो गए, 5 ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 और 5, 5 ऑक्सीजन कैसे शो करोगे? बात तो समझ में आ गई ना। तो ब्रिज ऑक्सीजन इसमें था, इसमें था, इसमें था, इसमें था, ठीक है, इन सब में था। और अब ये देखने वाली बात है कि इसमें क्या होगा। अगर एक मिनट देखते हैं, इफ दिस इज H5P3O10, अगर ये H5P3O10 होता तो क्या होता, H5P3O10, तो हो सकता है कोई लीनियर स्ट्रक्चर बन जाता। एक सेकेंड बात करते हैं, P डबल बॉन्ड O, OH, OH आएगा क्या, पता नहीं। एक दो तीन चार पाँच, 5 हाइड्रोजन्स आ गए, ठीक है।
P3 आ गए। ऑक्सीजन हमारा लीनियर स्ट्रक्चर भी तो हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओह, ये भी तो हो सकता है H5P3O10। ये इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर भी बन सकता है। हम लोग साइक्लिक बना रहे थे इसे, बट दिस कुड बी अ लीनियर स्ट्रक्चर जिसमें आपके पास 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन आ गए, 3 P आ गए, और O10 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सेकेंड, 10 हुए नहीं हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं हुए। तो यानी कि यहाँ पे वो लिंकेज आनी चाहिए, 10 तक होंगे ये। अब सही है, अब सही है। ये हो जाएगा H5P3O10 का स्ट्रक्चर। क्लियर? हम्म अब सही है। तो H5P3O10 यानी कि ये तो हमारा H3P3O9 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर एज पर द क्वेश्चन अगर ये H5P3O10 है, तो इसमें मेरे जो ऑक्सीजन आ रहा है, इफ दिस इज H5P3O10, हाँ जी, ब्रिज ऑक्सीजन आ रहा है, तो यानी कि इसमें भी आ रहा है। और H4P2O5 में आया था क्या? H4P2O5 में भी आया था, आएगा ही आएगा, कोई और चांस ही नहीं है, इसमें भी आएगा, ठीक है। H2S2O3 में था क्या? H2S2O3 में नहीं था, बिल्कुल नहीं था। H2S2O5 का और गड़बड़ चल रहा है, ज़रा इसे और देख लें। H2S2O5, 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 तो what could be the structure of this molecule? सल्फर, दो सल्फर दिए इन्होंने, एक ऑक्सीजन, तो दो डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, और दो हाइड्रोजन्स दिए हैं तो एक ओ एच, ओ एच ज़रूर से आएगा, ठीक है। चार ऑक्सीजन्स हो गई। अब एक सल्फर बचा और दो सल्फर्स हो गए, एक ऑक्सीजन बचा, तो यही आ रहा है यार, और क्या आएगा? H2S2O3O5, 1 2 3 4 5, हाँ यही आ रहा है अपने हिसाब से। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। तो इसमें भी हमारे पास ऑक्सी लिंकेज आ रही है ना? इसमें भी ऑक्सी लिंकेज आ रही है, तो आंसर क्या होना चाहिए? N2O5 में भी आई थी, P4O6 में भी आया ही था, P4O10 में भी हमारे पास ब्रिज ऑक्सीजन तो है ही है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही। और H4P2O5 में भी है ही है ब्रिज ऑक्सीजन। H2S2O3 में नहीं है, H2S2O5 में भी आ रहा है। मुझे ना बस यहीं पे कुछ गड़बड़ लग रही है। आई विल रीचेक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो एज पर दिस 6 आ रहा है आंसर, है ना, बट आंसर 5 दिया हुआ है, तो यानी कि मुझे यहीं पे कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं इसे क्लियर कर दूंगी इधर ऑन टेलीग्राम और ऑन माय अनदर सेशन। इसका स्ट्रक्चर ना कुछ, क्योंकि सल्फर पे ये आएगा तो इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मुझे भा नहीं रहा है एक्चुअली। इसका ये स्ट्रक्चर नहीं होता है एक्चुअली। S डबल बॉन्ड OH, अगर ये हो जाए मेरा H2SO4, H2SO4, तो यहाँ पे H2SO4, और यहाँ पे तुम्हारे पास बचा भी दो ऑक्सीजन्स और बचे हैं और एक सल्फर बचा है, तो एक और डबल बॉन्ड ओ आ जाए।
तो 3 4 5 6 और ये बना रहे हैं ये। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, एक को तो स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक को अनस्टेबल बना सकते हैं, ऐसा कुछ कुछ कर सकते हैं। दोनों सल्फर पे लोन पेयर बनाएंगे तो बहुत ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर्स हैं तो ये तो बहुत ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, ये तो नहीं हो सकता। तो इससे तो बेटर है हम लोग रेज ही करते हैं, ये तो नहीं हो सकता। दिस इज़ दी वेरी वेरी पुअर स्ट्रक्चर, ये तो नहीं बनेगा। तो H2SO5 का मैं तुम्हें वापस से बताती हूँ। देखो दिस इज़ दी पॉसिबल स्ट्रक्चर कि हमने एक दो सल्फर्स लिए, इस पे हमने डबल बॉन्ड O लगाया, डबल बॉन्ड O लगाया, इस पे हमने OH लगाया, इस पे हमने OH लगाया, इतना तो फिक्स हो गया। तो यानी कि दो हाइड्रोजन्स लग गए थे, दो सल्फर लग गए थे, ठीक है। ऑक्सीजन 1 2 3 4 लग गए थे, 4 लग गए थे, यानी कि एक ऑक्सीजन बचा है बस। तो आप इस ऑक्सीजन को यहाँ लगाओ एक पे, रादर देन ब्रिज पे लगाने के, क्योंकि ब्रिज पे लगाओगी तो दोनों पे लोन पेयर्स आएंगे जो कि गड़बड़ कर रहा है। अगर मैं एक पे लगाती हूँ तो मेरा हो जाएगा ये, तो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स बना रहा है ये, 1 2 3 4 बना रहा है, यहाँ पे अब मैं लोन पेयर दिखा सकती हूँ। अब ये स्टेबल है, अब चल जाएगा। सो या दिस कुड बी द स्ट्रक्चर। और एज पर दैट H2SO5 में ब्रिजिंग नहीं होगी, और H2SO5 में ब्रिजिंग नहीं होगी। सो यस, नाउ वी कैन से दैट दिस इज परफेक्ट। अब सही आंसर, यानी कि इसमें भी ब्रिजिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे सल्फर सल्फर बॉन्ड है। समझ गए, समझ गए। तो या बिल्कुल सही। तो 1 2 3 4 5 शुरू के पांचों में हमारे पास ऑक्सी बॉन्ड था, लास्ट के दो में नहीं है। नाउ इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है। अगला तो 5 ही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रेफरिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शंस द मिसिंग प्रोडक्ट्स A B C D आर रेस्पेक्टिवली आर। यानी कि अगर हम लोग मिसिंग प्रोडक्ट्स को देखें तो A B C D हमारे क्या होंगे। अब A B C D कहाँ दे रखा है, लेट मी शो यू दैट। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो यानी कि अमोनियम क्लोराइड जब NaNO2 से रिएक्ट करते हैं तो A बनता है। अमोनियम डाइक्रोमाइड का तुम हीट कर रहे हो। अब देखो तुम बोलोगे मैम मेरा ब्लॉक केमिस्ट्री बहुत वीक है, मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। जबकि ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैं तुम्हें सिखाती हूँ इसे कैसे करते हैं। यू नो अगर आप यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और NaNO2 यूज कर रहे हो तो क्या हो गया, NaCl यानी कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ऑलरेडी बन गया। अब तुम हाँ, now you are left with NH4NO2, NH4NO2 हाँ। और तुम अगर NH4NO2 से अगर तुम वाटर का लॉस कर दो तो क्या क्वेश्चन का आंसर क्या आया। पहला तो मैं बता ही चुकी थी N2 आया, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ खास करना ही नहीं था क्योंकि सभी ऑप्शंस पे N2 है। अब अगला वाला देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा। जब तुम यहाँ पे वाटर निकाल रहे हो यानी कि इसको हीट कर रहे हो, वाटर निकाल रहे हो, तो यानी कि 2 मोल्स ऑफ वाटर निकल गए। तो 2 मोल्स ऑफ वाटर निकल गए तो यानी कि 2H2O निकल जाएगा। तो 2H2O नहीं, 4H2O निकाल सकते हैं, 4H2O निकाल सकते हैं। तो 4 हाइड्रोजन मतलब 8 हाइड्रोजन निकाल दी और 4 ऑक्सीजन निकाल दिया। 3 ऑक्सीजन में से Cr2O3 निकल गया। अब क्या बचा, N ही बचा, तो यानी कि N2 बचेगा। तो सेकंड में भी N2 बच रहा है, तो यानी कि ये दोनों ऑप्शंस तो हो गए एलिमिनेट। अब आपकी बारी आती है यहाँ पे। अब आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जब भी हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी मेटल के साथ तो वो हमेशा हमें NO2 देता है। तो यानी कि डी वाले में यानी कि इसमें तो तुम्हारा NO2 आना चाहिए जो कि तो ऑलरेडी दोनों ऑप्शंस में दे रखा है। अब डाइल्यूट HNO3 के साथ कॉपर, कॉपर इज अ लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को जब कॉपर से इससे रिएक्ट कराओगे तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को जब हम लोग HNO3 से रिएक्ट कराते हैं तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ NO, ना कि NO2। NO2 बनता कॉन्सेंट्रेटेड के केस में, बट डाइल्यूट के केस में जब लीस्ट रिएक्टिव मेटल रिएक्ट करता है तो वो NO देता है। इफ यू हैव लर्न दिस वे, yes absolutely you will be able to do the question and the answer is option number A. क्लियर, ठीक है, डी आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, the oxidation states of Cr in this particular molecule, this particular complex and this particular complex respectively are। ये क्वेश्चन जरूर तुमने किया होगा कहीं ना कहीं। टीचर अगर तुम्हें कोऑर्डिनेशन पढ़ा और ये क्वेश्चन ना कराए ऐसा हो नहीं सकता है ना। तो जल्दी से मुझे बता दो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो पहले वाले को तो फाइंड आउट करने से कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि सबका ही +3 और हमें भी दिख ही रहा है। ये अगर 3Cl नेगेटिव होगा तो ये +3 और ये +3 का हो जाएगा।
अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो दिस इज अ डाइफिनाइल और इसमें क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, आई होप यू पीपल हैव फाइंड इट आउट, इट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो और ज़ीरो। तो यानी कि यहाँ पे जो फिनाइल होता है इट इज़ अ न्यूट्रल लीगेंड, तो न्यूट्रल लीगेंड है तो यानी कि इसके ऊपर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो ना, राइट, इट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो। तो अल्टीमेटली अगले का आंसर क्या आएगा, लास्ट वाले का। अब नाउ दिस इज गोइंग टू डिसाइड, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी और डी में से क्या आएगा। तो जरा जल्दी से देखो, इसको सॉल्व करो। तो दिस इज गोइंग टू बी 2K पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका CN का होल ट्वाइस, दिस इज O का होल ट्वाइस, दिस इज O2 एंड दिस इज अमोनिया एंड हेयर इट इज गोइंग टू बी 2 नेगेटिव। क्रोमियम का मैंने X ले लिया, साइनाइड हमेशा से हम कहते हैं CN नेगेटिव यानी कि -2 रहेगा, ठीक है। ओ पे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज एन ऑक्साइड, तो दिस इज 2 नेगेटिव रहेगा, तो 2 नेगेटिव का 2 करोगे तो -4 हो जाएगा। और ये क्या है, ये तुम्हारा है पर ऑक्साइड लिंकेज यानी कि O2 पर ऑक्साइड है ये, तो O2 पे 2 नेगेटिव, तो ये -2 हो जाएगा। अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इज इक्वल्स टू -2, तो आपका x क्या आ जाएगा, x आएगा -2 से -2 कैंसिल, 4 और 2 6 यानी कि x का +6, यानी कि व्हाट इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्युटली सी इज द करेक्ट आंसर। कर पा रहे हो ना, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। गिवन फ्लो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज, ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो assertion और रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो आपको बताना है आपको बताना है, assertion दे रखा है एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर, ठीक है। assertion ये कह रहा है लिथियम सॉल्ट्स आर हाइड्रेटेड, जो लिथियम के सॉल्ट्स होते हैं दे गेट्स हाइड्रेटेड, जैसे तुमने कोई भी लिथियम सल्फेट ले लिया या कुछ भी ले लिया तो लिथियम के सॉल्ट्स जो होंगे दे विल बी गेटिंग हाइड्रेटेड। लिथियम हैज़ हायर पोलराइजिंग पावर देन द अदर एल्कलाइन मेटल ग्रुप मेंबर्स, तो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। अगर मैं देखो लिथियम आइंस की हाइड्रेशन की बात करूँ तो वी नो दैट की हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द केटाइन, साइज ऑफ केटाइन। तो जितना छोटा यानी कि मतलब इस जितना छोटा साइज होता है, सॉरी, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ केटाइन, मैंने उल्टा बोल दिया, दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ केटाइन, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी साइज ऑफ केटाइन। तो अगर आप लिथियम में देखोगे, लिथियम, बेरिलियम, सॉरी ली नाक रब से, यानी कि इन सब में देखोगे तो Li का साइज सबसे छोटा है, देन Na का बड़ा हो गया, K का और बड़ा हो गया, Rb का और बड़ा हो गया, सीजियम का और बड़ा हो गया। तो जितना छोटा साइज होता है ये उतना जल्दी हाइड्रेट कर लेता है, तो वाटर इसको उतना ज़्यादा हाइड्रेट कर लेता है, इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो लिथियम सॉल्ट्स आर हाइड्रेटेड, एब्सोल्युटली दिस इज ट्रू, बिल्कुल ठीक है। लिथियम हैज हाई पोलराइजिंग पावर, लिथियम की अब देखो पोलराइजिंग पावर क्या होती है, केटाइन की होती है पोलराइजिंग पावर, तो जितना छोटा केटाइन होगा उतना ज़्यादा एनाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतना ज़्यादा एनाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऑफकोर्स लिथियम का साइज छोटा है तो मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, तो इट विल बी हैविंग हाई पोलराइजिंग पावर, तो केटाइन जितना छोटा उतना बढ़िया, एनाइन जितना बड़ा उतना बढ़िया, तो लिथियम हैज हाई पोलराइजिंग पावर देन द अदर एल्कलाइन मेटल ग्रुप्स मेंबर्स, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ठीक बात है। लेकिन पोलराइजिंग पावर का हाइड्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, हाइड्रेशन का लेना देना साइज से होता है। तो ये कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट्स मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन ये कहना कि हाइड्रेटेड है बिकॉज ऑफ द हाई पोलराइजिंग पावर, विच इज रॉन्ग। हाईली हाइड्रेटेड है बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ केटाइन, नॉट बिकॉज ऑफ द हाई पोलराइजिंग पावर। सो बोथ A एंड R आर करेक्ट, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सो अपने हिसाब से व्हाट इज द राइट आंसर, जल्दी बताओ मैम। मेरे 237 के आसपास आ रहे हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में, बहुत अच्छी बात है यार, इट्स अ गुड स्कोर, गुड गुड, ठीक है। सो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, परफेक्ट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सोल्यूशन कंटेनिंग अ ग्रुप 4 केटाइन, यानी कि कोई सोल्यूशन है जो कि ग्रुप 4 केटाइन कंटेन करता है, गिव्स अ प्रेसिपिटेट ऑन पासिंग H2S, ग्रुप 4 का केटाइन, ग्रुप 4 का केटाइन, ठीक है, रखता है एंड आपको प्रेसिपिटेट देता है ऑन पासिंग इट थ्रू दी H2S। अ सोल्यूशन ऑफ दिस प्रेसिपिटेट इन डाइल्यूट HCl produces a white precipitate with NaOH solution and bluish white precipitate with the basic
पोटेशियम फेरोसाइनाइड द कैटाइन इज। तो ऐसे कौन से कैटाइन्स है जो आपको टेस्ट देते हैं इन दी ग्रुप 4? ग्रुप 4 का एनालिसिस जो होता है तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2S, उसमें कौन कौन देते हैं? बताओ। हाँ, पहली बात तो कौन कौन से आइंस होते हैं जो तुम्हें को टेस्ट देते हैं H2S के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl? दैट इज जिंक और Mn। कोबाल्ट नहीं देता, निकल नहीं देता, ठीक है? कोबाल्ट नहीं देता, निकल नहीं देता। हैव यू स्टडीड अबाउट द सॉल्ट एनालिसिस? किस किस बच्चे ने पढ़ा है सॉल्ट एनालिसिस? पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो आई कैन शो यू हेयर। मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, एक मिनट, सॉल्ट एनालिसिस पे। अगर तुमने ये पढ़ा होता ना तो तुम इस क्वेश्चन का आंसर फटाक से दे देते। कैन यू सी दिस स्लाइड? यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? ग्रुप 4 का एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ कैटाइन। ग्रुप 4 के साथ जब H2S के साथ रिएक्शन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, तो जिंक आयन आपको टेस्ट देता है, ठीक है? जिंक आयन आपको टेस्ट देता है, और जिंक सल्फाइड जो बनता है दैट इज वाइट पीपीटी। सो दिस इज इट। अगर आपने पढ़ा होता तो आपको अभी जैसे उसने ग्रुप 4 बोला, आपको क्लिक कर जाता कि व्हाट कुड बी द आंसर। तो यहाँ पे ये क्या है? दिस इज जिंक, दिस इज जिंक। तो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ ग्रुप 4 कैटाइन गिव्स अ प्रेसिपिटेट ऑन पासिंग H2S। तो जैसे ही ये आपका जिंक कैटाइन पे आप H2S पास करोगे, ये आपको दे देगा जिंक सल्फाइड, ठीक है? का प्रेसिपिटेट दे देगा अ सॉल्यूशन। और ये जो प्रेसिपिटेट होता है दिस इज, देखो अभी भी मैंने आपको नोट्स में दिखाया, इट इज वाइट इन कलर। ये जो आपका पीपीटी होता है ये आपका वाइट कलर का होता है। और ये जो अ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रेसिपिटेट इन डाइल्यूट HCl प्रोड्यूसेस अ वाइट पीपी प्रेसिपिटेट विद NaOH। जब तुम इसे NaOH के साथ डालोगे तो अल्टीमेटली ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड, विच इज अगेन गोइंग टू बी द वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होने वाला है ये फिर से। और ये ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है विद बेसिक पोटेशियम फेरोसाइनेट। यानी कि अगर मैं इसे रिएक्ट कराऊंगी बेसिक पोटेशियम फेरोसाइनाइड यानी कि K4FeCN का होल 6 के साथ अगर मैं इसे रिएक्ट कराऊंगी तो ये मेरे को क्या देगा? ये मेरे को एक कॉम्प्लेक्स देगा, यानी कि K4 मेरा रिप्लेस हो जाएगा बाय द जिंक। जिंक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं टूटेगा, बट ये जो आयनिक बॉन्ड है जिंक का और जो पोटेशियम का, ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा। एंड वी विल बी गेटिंग, ये है हमारा 4K पॉजिटिव, ये है Zn+2, तो मुझे मिलेगा Zn2FeCN का होल 6, Zn2FeCN का होल 6, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लूइश वाइट पीपीटी। दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लूइश वाइट पीपीटी। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी गेट अ साइड। अभी दिख रहा है? ठीक है। नाउ मार्क योर आंसर। ये तो Mn और जिंक में नहीं है, तभी तो वाइट कलर शो कर रहे हैं। हमने कब कहा दैट दे विल बी फॉर्मिंग द कलर्ड कॉम्प्लेक्स? तो जब तक जिंक था, Zn+2 था, दे वर नॉट शोइंग दी कलर्ड आइंस, दे वर वाइट इन कलर, दिस वाज आल्सो वाइट इन कलर। ये कलर शो कर रहा है क्योंकि ये तो आयरन आ गया ना, तो Fe आ गया, तो Fe की वजह से यहाँ पे आपका कलर आ रहा है, ब्लूइश वाइट आ रहा है, ठीक है? So is this clear? So the answer is going to be Zn+2. Mn+2 यूजुअली आपको पिंक कलर देता है, तो इसीलिए Mn+2 आपका आंसर नहीं होगा। चलो
अगला क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। इन द बेसिक मीडियम H2O2 एग्जिबिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, यानी कि अगर मैं पेरोक्साइड ले लूँ और बेसिक मीडियम ले लूँ तो इसमें से कौन सी रिएक्शन होगी। यानी कि मैं क्या ले लूँ, यानी कि मैं बेसिक मीडियम और पेरोक्साइड ले लूँ तो कौन सी रिएक्शन होगी। यहाँ पे हो रहा है +2 to +4 यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे 0 to -1 यानी कि रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे सल्फाइड -2 था हमारा सल्फाइड और -2 से सीधे +6 में यानी कि ज़बरदस्त ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फेट बन गया, यानी कि सीधे सल्फाइड से सल्फेट बन गया। सो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो तुम्हें क्या लगता है अगर मैं पेरोक्साइड लूंगी तो क्या होगा इन द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक मीडियम, कौन कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल है। ए और सी पॉसिबल है, ए पॉसिबल है, बी पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल है। विच रिएक्शंस आर पॉसिबल, व्हाट डू यू थिंक बच्चों। एक पेरोक्साइड क्या हो सकता है। पेरोक्साइड को अगर तुम देखोगे तो दी पेरोक्साइड गिव्स यू H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे को एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह भी बिहेव करता है। तो यू माइट हैव स्टडीड अबाउट दिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरोक्साइड कि वो बेसिक मीडियम में इट बिहेव्स एज बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड एज वेल एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों रिएजेंट्स की तरह बिहेव करता है। अगर उसकी प्रॉपर्टी है तो वो क्या करेगा, मेरे हिसाब से अगर इसकी ये प्रॉपर्टी है तो ये भी करेगा, ये भी करेगा। लेकिन -2 से सीधे +6 में जाना, यार ये तो कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कर सकता है ना, जैसे कि KMnO4 K2Cr2O7। ये पेरोक्साइड के बस की थोड़ी है कि सल्फाइड से सीधे सल्फेट्स बना देना। तो मेरे हिसाब से सी नहीं हो सकता, लेकिन ए और भी आराम से हो सकता है, यानी कि रिडक्शन भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। सो द आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर डी। डोंट यू थिंक ये डी आंसर होना चाहिए, है ना। पेरोक्साइड इतना बेहतर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग रिएजेंट थोड़ी हो जाएगा कि दोनों काम कर देगा। सो दिस इज इट। अगला क्वेश्चन, यस डी इज द राइट आंसर। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन सेटिस्फाइज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि कौन है जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो किसकी सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन्स किस में सेटिस्फाई होती है। ये क्वेश्चन मेरा तो मन नहीं कर रहा तुमसे डिस्कस करने का। आई होप यू विल टेल मी योर ओन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कौन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, कौन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। वेरी गुड आर्यन, द राइट आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर सी। क्यों करेगा, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, तो इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल होता है। वैकेंट 3d ऑर्बिटल होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होती है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो ये क्लोरीन कहता है यार पहले मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं Cl नेगेटिव बन जाता हूँ। तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है देन द एफ का। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स होते हैं उनमें सभी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड नंबर 3 में, भले तुम्हारा एल्यूमिनियम हो या तुम्हारा सिलिका हो या तुम्हारा फोस्फोरस हो या सल्फर हो या क्लोरीन हो, सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा है, इसकी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, इसकी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, इसकी कार्बन से ज़्यादा है और इसकी बोरोन से ज़्यादा है। सभी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है और द रीज़न है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि पीरियड नंबर 3 वालों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो पहली बात तो ये Cl आ जाना चाहिए था, ठीक है। अब आता है कि ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा, Bri आएगा और Bri आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि फ्लोरीन की कितनी होगी। फ्लोरीन की बहुत कम नहीं होती, दिस इज रॉन्ग। फ्लोरीन की बेसिकली रिलेटिवली क्लोरीन से कम हो जाती है। सो द आंसर हैज़ टू बी सी। ओके, सो द आंसर हैज़ टू बी सी। क्लियर सबको। तो यस, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पढ़ो जरा इसे, इट इज़ अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन है। अ रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, अच्छा जी, रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट +3 में और क्लोराइड है तो ज़रूर से COCl3 होगा। एंड इथिलीन डायमीन, एंड इथिलीन डायमीन, अच्छा जी, इथिलीन डायमीन इन अ रेशो 1:2, यानी कि 1 मोल और 2 मोल रेशो जनरेट्स 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स। ये 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनाता है ए, जिसका है वायलेट कलर, अच्छा जी, और दूसरा आपको देता है बी जिसका है ग्रीन कलर, अच्छा जी। ए कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ए आपका ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकली एक्टिव है ए।
अच्छा, बट बी इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन बी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके, तो व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स डज ए एंड बी रिप्रेजेंट? तो ये ए और बी ऐसे कैसे आइसोमर्स हैं जिनका कलर अलग है, जो एक ऑप्टिकली एक्टिव है एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स दे कुड बी? अगर इन दोनों को मुझे रिएक्शन करानी है, दिस इज वन एंड दिस इज टू, तो मैं क्या कह सकती हूँ, 3 4 5 6, तो कोबाल्ट +3 में है। आई कैन से दैट मेरा बन सकता है CO E n का होल 2 तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया, 5 6 इसकी वजह से आ गया, Cl बाहर चला जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी यही रहेगी, CO+3 En का होल 2 Cl2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। और अगर यहाँ पे ये प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल्स टू +1, हाँ ये कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगा। सो डोंट यू थिंक ये बनना चाहिए? और ये बनेगा तो मेरे पास क्या बन सकता है, आई एम हैविंग अ पॉसिबिलिटी कि कोबाल्ट में तुमने क्या किया, En यहाँ लगा दिया, En यहाँ लगा दिया, और Cl को यहाँ लगा दिया, तो दिस इज गोइंग टू बी द ट्रांस आइसोमर। और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि तुमने En लगा दिया और यहाँ पे भी En लगा दिया, एंड दिस इज गोइंग टू बी Cl दैट इज अ सिस आइसोमर। अब मैं देख रही हूँ कि ये जो ट्रांस वाला आइसोमर है, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये मेरा इनएक्टिव हो गया। और ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल होगा, दिस इज गोइंग टू बी, इसमें तो कोई प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट होगी क्या? एक ऐसे है और एक ऐसे है, जरा देखो जरा। नहीं, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। और बस आ गया फिर तो यार आंसर, इसका मतलब ए इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो यानी कि ये वाला मेरा ए है और ये वाला मेरा बी है। तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के, एक ऑप्टिकली एक्टिव एक इनएक्टिव, तो दे आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इनमें कोई लिंकेज थोड़ी अलग अलग हो रही है। लिंकेज का मतलब क्या होता है? लिंकेज मतलब जहाँ से लिंक करना है, तो या तो कोई ऐसा आइसोमर, ऐसा एम्बीडेंटेड लिगेंड, लिंकेज आइसोमर्स तो एम्बीडेंटेड लिगेंड शो करते हैं, तो एम्बीडेंटेड तो यहाँ पे कोई लिगेंड ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कोऑर्डिनेशन आइसोमर, क्या यहाँ पे दो कोऑर्डिनेशन फेज बन रहे हैं? नहीं, वो भी नहीं बन रहा। आयनाइजेशन आइसोमर, मैं Cl को अंदर या बाहर, मतलब मेरे पास एक ही नेगेटिव लिगेंड है, En तो अंदर ही अंदर रहेगा, Cl ही एक बाहर रह सकता है, सो नो नो पॉसिबिलिटी, आंसर इज ओनली ए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब बताना ठीक है, अब बताना। ये क्वेश्चन इतना आसान था, लेकिन बच्चे ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव, वायलेट कलर ग्रीन कलर, ओ माय गॉड, रिएक्शन करानी है 1:2 बोलर देख के, मतलब आधे घबरा गए होते और इस क्वेश्चन को वहीं की वहीं छोड़ चुके होते, मतलब शायद से पूरा क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं, जबकि इतना आसान सा और इजी सा क्वेश्चन है जो कि सब बच्चों को करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंसर इज बी, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। गलत है, आंसर हैज टू बी ए होगा, गलत है, मिस प्रिंट है, टाइपिंग एरर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फेल्डस्पार, जियोलाइट्स, माइका एंड एस्बेस्टस, यानी कि कुछ भी हो, सबका बेसिक यूनिट क्या है? फेल्डस्पार, जियोलाइट्स, माइका, एस्बेस्टस, इन सबका बेसिक यूनिट SiO2 SiO3 2 नेगेटिव, SiO4 4 नेगेटिव, बेसिक यूनिट पूछा है। सो व्हाट्स योर आंसर? व्हाट्स योर आंसर? द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इज सिलिकेट्स, SiO4 4 नेगेटिव, द आंसर हैज टू बी दिस, सिलिकेट्स ही तो होते हैं। SiO4, जिसको तुम ऐसे भी ड्रॉ कर देते हो, यानी कि इस तरीके से, ओ एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट सिलिकेट्स की। ठीक है, सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसका आंसर नहीं दे रखा, ठीक है, सी इज द आंसर। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 10, एज पर द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि अगर हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की स्टडी की जाए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, जरा देखो बताओ, यानी कि कौन सी रिएक्शन है जो होगी ही नहीं, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो होगी ही नहीं। देखो, अगर आप फ्लोरीन को बोलोगे कि तुम इससे रिएक्ट करो, तो ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा,
क्यों कर देगा? बिकॉज फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, तो इट विल रिप्लेस द क्लोराइड आइन। ठीक है, तो ये आपके क्लोराइड की जगह 2 फ्लोराइड्स बन जाएंगे और तुम्हारा Cl2 निकल जाएगा, Cl2 उड़ जाएगा, ये हो जाएगी। यहाँ पे देखोगे तो आपने देखा कि ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव, क्या ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव? नहीं, ये तो गड़बड़ हो रही है। ब्रोमीन कहाँ रिएक्टिव होता है? सबसे ज्यादा फ्लोरीन रिएक्टिव होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो मोर रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर सकता है, तो Br2 तो Cl को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे Br2 I2 को कर पाएगा? यस, Br2 इज मोर रिएक्टिव देन द आयोडाइड, तो Br2 क्या करेगा? यहाँ पे आपका बन जाएगा 2Br नेगेटिव और तुम्हारा I2 निकल जाएगा, यानी कि 2Br नेगेटिव, यानी कि ब्रोमाइड निकल जाएगा, 2Br नेगेटिव निकल जाएगा और 2Br नेगेटिव रिएक्ट करेगा और I2 निकल जाएगा। एब्सोल्युटली, यहाँ पे भी क्लोरीन और ब्रोमीन में देखेंगे हम लोग, तो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड, तो ये तुम्हारा क्या करेगा? 2Cl नेगेटिव बना लेगा और Br2 निकल जाएगा। एब्सोल्युटली, तो B इज द आंसर। B इज अ रिएक्शन विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस, विच इज नॉट पॉसिबल। B हमारा पॉसिबल नहीं है, समझ आया? यानी कि ब्रोमीन क्लोराइड को रिप्लेस नहीं कर सकता। यस, एब्सोल्युटली, B इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट U and Q इज, यानी कि U and Q। अन, अन किसके लिए आता है? अन, अन इज फॉर 1। Q, Q किसके लिए आता है? अन। U and Q, U and Q इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर वाटर। अन, अन इज फॉर 1। Q किसके लिए आता है? Q किसके लिए आता है? अन इज फॉर 1। Q किसके लिए आता है? देखो, सब में 1 0 1 0 1 0 1 0 है, तो 1 के लिए आता है अन, 0 के लिए आता है नील, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं U से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं N से। अब ये Q क्या है? ये Q है आपका क्वाड, क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल कहते हैं ना, उसी तरीके से, यानी कि ये है तुम्हारा क्वाड, Q यानी कि 4, क्वाड, तो क्या हो जाएगा? 104 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये पेपर में जेई में 2-3 बार आ चुका है इस तरह की चीज़ें, तो कर लेने में ही भलाई है, इजंट इट? चलो, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, द पेयर इन विच फोस्फोरस एटम्स हैव अ फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, यानी कि ऐसे कौन सा फोस्फोरस एटम्स है जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? बढ़िया क्वेश्चन है। तो भाई नेमिंग वेमिंग पढ़ी है तुमने फोस्फोरस की? ऑर्थोफोस्फोरस, ऑर्थोफोस्फोरस यानी कि ऑर्थो है बट फोस्फोरिक नहीं है, फोस्फोरस है, तो फोस्फोरस तो होता ही है, यानी कि H3PO3 होगा ये, और ये +3 में होता है, बिल्कुल होता है ये फोस्फोरस, मतलब ऑर्थो और फोस्फोरस यानी कि +3 में होगा। पायरोफोस्फोरस एसिड्स, यानी कि ये भी पायरो है, यानी कि 2 यूनिट्स आपस में कंटेन कर जाएंगे, बट दिस इज ऑल्सो अस, तो ये भी तो +3 में ही होगा, मुझे तो लगता है यही आंसर होना चाहिए। अब ये है पायरोफोस्फोरस, फोस्फोरस तो हमेशा +3 में होता है, अस का मतलब ही है कि +3 होगा, पायरो यानी कि 2 यूनिट्स को कंबाइन किया हुआ है, एंड दिस इज हाइपोफोस्फोरिक, ओ ये तो +4 होता है, क्यों? हाइपो मतलब अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक यानी कि हायर साइड में, तो +4 होगा, तो दिस इज नॉट द आंसर। ऑर्थोफोस्फोरस एसिड, ऑर्थोफोस्फोरस यानी कि अगेन ये फोस्फोरस यानी कि +3 की बात कर रहे हैं। हाइपोफोस्फोरिक एसिड, हाइपोफोस्फोरिक एसिड, तो ये तो वही हो गया, हाइपो यानी कि अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन द हायर पार्ट, दैट इज द +4, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसने कहा दोनों में आपके पास द पेयर इन विच द फोस्फोरस एटम्स हैव अ फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, दोनों में ही +3 होनी चाहिए। पायरोफोस्फोरस, पायरो यानी कि हीट कर रहे हो और अस लगा रहे हो, यानी कि अब +3 हो गया, बिल्कुल ठीक। पायरोफोस्फोरिक, फोस्फोरिक का ही मतलब +5 होता है ना, तो भाई ये तो एक आ गया तो मतलब +5 हो गया, तो व्हाट इज योर राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। कितनी देर का क्वेश्चन था ये? पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? ऑर्थो में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं, जैसे कि +3 आ गई, +5 आ गई, अस होगा तो +3 होगी, इक होगा तो +5 होगी। हाइपो का मतलब होता है अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, अस है तो +1 होगी, इक है तो +4 होगी। ठीक है, अब जो पायरो वायरो दे रखा था, पायरो वायरो में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहती है, अगर ये +3 है तो +3 रहेगी, +5 है तो +5 रहेगी, अस है तो +3, +4 है तो +5, बस इतना हो जाता है कि यहाँ पे 2 यूनिट्स आपस में टाइमर बन जाती हैं, ये होता है। तो और तो हाइपो और पायरो, बस यही तो थे तुमसे, तो आंसर आ गया। ठीक है,
दिस इज इट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. डन, डन. अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ NO बॉन्ड लेंथ्स इन NO, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, N2O4 इज, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी. करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो यानी कि जिसकी सबसे बड़ी होगी वो सबसे पहले लिखना. स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो, यू विल बी गेटिंग योर आंसर्स राइट. तो बताओ क्या आंसर आएगा. सबके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो. तो जो तुम्हारा NO होता है, NO में क्या होता है, NO में तो एक बेसिकली हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी रहता है. अगर तुम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो यू विल बी फाइंडिंग दैट NO में 15 हो गए, ऑक्सीजन में 2 होता है, तो इसका तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है. बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5 होता है अगर इसका निकालोगे तो. ऑक्सीजन का 1.5 होता है, 2.5 होता है. Let us draw the structures for all the molecules and then we will be figuring it out. तो NO की बात करें तो N डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन के पास यही होगा और इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन छूट रहा है. सो दिस इज द NO. और ये क्या करता है, इसीलिए फिर दूसरे वाले N के साथ क्या बना लेता है, डाइमर बना लेता है. इस तरीके से बन जाता है. तो NO बॉन्ड लेंथ की इसकी बात हो रही है, इस बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है. दे फॉर्म्स अ डाइमर. और यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारे पास लोन पेयर्स होते हैं. ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO, जो कि एक डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. NO2 नेगेटिव क्या होता है, O2 negative is this, NO negative, and there you will be having a lone pair. 1 2 3 4 5 एंड दिस इज O नेगेटिव. अब यहाँ पे भी तुम जब NO बॉन्ड लेंथ को देखोगे तो यहाँ पे ये रेजोनेंस में जा रही है. अब NO3 नेगेटिव में क्या देखोगे, NO3 नेगेटिव में होता है N डबल बॉन्ड O, दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड O एंड दिस इज NO3 नेगेटिव. यहाँ पे भी तुम्हारा रेजोनेंस हो रहा है. और N2O4 में आप क्या देखते हो, N2O4 में इज बेसिकली यू आर हैविंग NO2 और दूसरा भी NO2. ठीक है, ये हो गया, ये हो गया. और यहाँ पे तुम्हारा हो गया NN बॉन्ड, NO2. ठीक है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे. तो तुम्हारे पास ये है NO2. अब आपको बताना है कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ किसकी क्या होगी. तो भाई निकालो फिर. अरे यहाँ पे ये करेक्ट आंसर लिख रहा है यार, ये तो चीटिंग हो गई. मतलब नो वन है, मतलब मैं तो ध्यान ही नहीं दिया. तो देखो बच्चों, कैसे करोगे. NO बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है. आपको पता है कि हम बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं. एब्सोल्युटली. ठीक है. तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम, ऐसे ही होता है ना. जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, जिसका बॉन्ड लेंथ कम. तो हमारे NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, कोई बताएगा मुझे. NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है. NO का बॉन्ड ऑर्डर आता है मोर देन 2, यानी कि 2.5 आता है. और इन सब में देखोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहा है. तो दिस इज ऑल्सो 1.5. ये यहाँ पे और यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहा है. दिस इज ऑल्सो 1.5. ये यहाँ पे और यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहा है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो 1.5. तो हमारे पास सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसी का है, तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा. तो यानी कि NO का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा. अब आता है कंपैरिजन. जब आप NO3 में देखते हो तो ये डीलोकलाइज 3 3 पे हो रहा है. तो यानी कि 3 3 पे डीलोकलाइज हो रहा है, तो यानी कि और भी कम हो गया. सबसे मतलब बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम हो गया है ना. और फिर इसका नंबर आ जाएगा, फिर इसका नंबर आ जाएगा. सो दिस इज इट. ठीक है, क्लियर. तो NO का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम. सी आंसर है. एक्चुअली वहाँ पे गलत लिख गया. अगला क्वेश्चन करो.
आप सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेना, ठीक है, एमओटी के हिसाब से। एंड बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये बताओ, when same amount of zinc is treated separately with excess of sulfuric acid, when same amount of zinc is treated separately with excess of sulfuric acid and excess of sodium hydroxide, the ratio of volumes of hydrogen gas evolved is, यानी कि इसमें हाइड्रोजन कितना इवॉल्व होगा, इसमें हाइड्रोजन कितना इवॉल्व होगा। अगर यहाँ पे ये जिंक रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। जिंक सल्फेट बना तो एक H2 निकलेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक इज एन एम्फोटेरिक, जिंक इज बेसिक हेयर। ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो एसिड बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है। यहाँ पे जिंक इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ये बेसिक से रिएक्ट कर रहा है तो एम्फोटेरिक मेटल भी होता है ना जिंक, तो ये इससे रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो यू नो NaZnO2 बनेगा, सोडियम जिंकेट बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है, हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा, NaZnO2 बनेगा। तो अगर NaZnO2 बनेगा तो कितना हाइड्रोजन निकलेगा, बैलेंस करो इसे। ZnO2, एक सेकेंड, O2 का मतलब हो गया -4, O2 -2 यानी कि -4, Zn इज +2, तो Na2ZnO2 विल बी द फॉर्मूला। पहली चीज फॉर्मूला होगा Na2ZnO2, क्योंकि 2Na पॉजिटिव, 2Na पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, तो 2 और 2 +4 और ये हो जाएगा तुम्हारा -4 O2 पे, एक O पे -2 तो 2 पे -4, तो ठीक है। Na2ZnO2 हैज टू बी द फॉर्मूला, तो Na2ZnO2 तो तुम्हारा क्या बनेगा, एक H2 निकलेगा। तो कितना कितना रेशो में निकल रहा है देखो जरा, यहाँ पे भी 1 मोल ऑफ H2 है, यहाँ पे भी 1 मोल ऑफ H2 है, तो 1:1 निकल रहा है। आंसर हैज टू बी ए। क्या था, हाइड्रोजन चैप्टर से प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन दी हुई थी और कुछ नहीं था। तो अल्टीमेटली अगर ये एम्फोटेरिक मेटल है तो ये इसका एसिडिक प्रॉपर्टी से रिएक्ट करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन यानी कि सोडियम जिंकेट बनेगा ना। गुड। अगला क्वेश्चन, ज्योमेट्री अराउंड बोरेन इन द प्रोडक्ट BF3 प्लस NaH गिव्स यू प्रोडक्ट एंड NaF इज, यानी कि इसकी क्या ज्योमेट्री रहेगी। यू नो ये क्या करता है BF3 और NaH, तुम बोल रहे हो मैम ब्लॉक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, थोड़ी कोशिश करो। सोडियम हाइड्राइड एक तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट है, मेटल एक हाइड्रोजन है और ये प्रोडक्ट रिएक्ट करके NaF बना रहे हैं, जैसे NaCl बनता है ना ऐसे ही NaF बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे BCl3 ले लेती और बोलती NaH से रिएक्शन कराओ तो तुम NaCl बनाते नहीं बनाते, NaCl बना लेते, तो फिर ये बोरोन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कोई बताएगा मुझे। डोंट यू थिंक B2H6 बनाना चाहिए, B2H6 बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी इस प्रोडक्ट की, अराउंड बोरेन, बोरेन के अकॉर्डिंग ट्राइगोनल प्लेनर होगी, टेट्राहेड्रल होगी, प्लेनर होगी कि पिरामिडल होगी। B2H6 की ज्योमेट्री क्या होती है, ऐसे स्ट्रक्चर देखा है ना तुमने। तो ये क्या होता है, एक एबव बनता है, ये जो बनाना बॉन्ड होता है एक ऊपर की तरफ बनता है और एक नीचे की तरफ बनता है ना, यानी कि दो ऐसे हो गए, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। तो अल्टीमेटली ज्योमेट्री कैसे होगी, वन इज अबव द प्लेन, वन इज अबव द प्लेन एंड द अनदर इज बिलो द प्लेन। दो ऐसे बॉन्ड्स बने हुए हैं, दो प्लेन में है, एक ऊपर एक नीचे है, तो इट इज गोइंग टू बी दी टेट्राहेड्रल इन ज्योमेट्री। दिस इज अ 3D ज्योमेट्री। तो पहली बात तो प्लेनर नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब पिरामिडल है या टेट्राहेड्रल है, तो पिरामिड तो कैसे ही होगा, पिरामिड तो नहीं है, इट इज टेट्राहेड्रल इन नेचर। ठीक है, तो B2H6 इज नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल, इट इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल इज द आंसर। अनदर क्वेश्चन,
The major role of fluorspar, which is added in a small quantity in the electrolytic reduction of alumina dissolved in the fused cryolite is, आपको पता है जब हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं एलुमिना का फ्रॉम दिस फ्यूज्ड क्रायोलाइट, यानी कि यहाँ से तुम्हारा एम है Al2O3 निकालना, यानी कि एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना, तो आप CaF2 डालते हो एक थोड़ी से क्वांटिटी में फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना डिजॉल्व इन द फ्यूज क्रायोलाइट इज, तो क्या ये एक एज अ कैटलिस्ट काम करता है टू मेक द फ्यूज मिक्सचर वेरी कंडक्टिंग, यानी कि और जो हमारा फ्यूज मिक्सचर उसको कंडक्टिंग बना देगा एट लोअर द टेम्परेचर ऑफ टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, यानी कि हमारे मेल्टिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टू डिक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन एट द एनोड, या फिर जिस रेट से हमारा कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो व्हाट यू थिंक? आई थिंक सबको पता है टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, यानी कि ये जो फ्लोट्सपार होता है ये हमारे मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है, यानी कि मेल्टिंग का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, तो यानी कि 3 तो होना ही होना चाहिए। अब अगर 3 आपका आंसर होगा तो आपका आंसर क्या होगा ये बताओ अब, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? 2 3 4, 2 3 या 3 4, ये तो सबको पता है इतना तो इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, क्या ये वाकई एक्ट एज अ कैटलिस्ट करता है? ये तो ऑप्शन में है ही नहीं है 1 तो, यानी कि कैटलिस्ट वाला तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, ठीक है। 3 होता ही होता है, 1 नहीं होता है। टू मेक द फ्यूज मिक्सचर वेरी कंडक्टिंग, क्या अगर मैं CaF2 डालूंगी या Na3AlF6 डालूंगी तो मेरा जो मिक्सचर होगा वो काफ़ी कंडक्टिंग हो जाएगा और मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी? एब्सोल्युटली, क्योंकि 4 भी नहीं होता है। इट डज इसको इसको कार्बन के ऑक्सीडेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टू डिक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन और वाटर, नो। तो 4 तो है ही नहीं है, तो 4 नहीं है तो यानी कि C और D तो हो ही नहीं सकता। आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर ए। ये ज़रूर से तुम लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन पढ़ा होगा ना। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऐसा हो नहीं सकता किसी बच्चे ने ना पढ़ा हो, क्योंकि सोडियम के केस में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, एल्यूमिनियम के केस में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। सोडियम का एक्सट्रैक्शन करना हो या एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना हो, दोनों के एक्सट्रैक्शन में तुमने ये पढ़ा ही पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। और इसका काम होता है मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देना। अगर मानो हमारा जो फ्यूजन होता है वो अगर 900 डिग्री पे होता है तो इसको ऐड करने की वजह से इट विल बी हैपन एट समथिंग अराउंड 700 डिग्री पे वो काम होने लगेगा। ओके, नाउ मूविंग अहेड विद द अनदर वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक तुम लोग समझ रहे हो और सीख रहे हो। ऑप्शन ए, और यानी कि असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ए कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp2, यानी कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है इन ऑल इट्स क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स। कार्बन के कितने क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स तुम्हें पता है? सोचो जरा, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। मुझे तो डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन्स पता है। डायमंड, ग्रेफाइट, अगर इन दो की ही मैं बात कर लूँ तो व्हाट आई कैन सी इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp2। डायमंड में तो भाई sp3 होती है, ग्रेफाइट में sp2 होती है इन ऑल इट्स क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स। भाई तुम तो गलत हो। हाँ जी, देयर आर ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स इन ईच एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कि हर एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन में ऑल्टरनेट में डबल सिंगल बॉन्ड्स हैं। भाई साहब तुम भी गलत हो। ऐसा थोड़ी होता है, डायमंड में हम जानते हैं कि देयर इज अ सिंगल 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 बॉन्ड, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑल्टरनेट में डबल और सिंगल बॉन्ड्स हैं, सो इट्स नॉट सो। तो both assertion and reasoning both assertions and reasons are false statements, दोनों ही गलत हैं, ठीक है। पढ़ते जाओ, आंसर को मार्क करते जाओ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो मूविंग अहेड विद अनदर क्वेश्चन। बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या प्रेजेंट नहीं होता है? तो जो स्मॉग होता है, देयर इज अ फोटोकेमिकल स्मॉग की मैं बात कर रही हूँ, में क्या प्रेजेंट नहीं होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्मॉग, वन इज फोटोकेमिकल, अनदर इज क्लासिकल स्मॉग। 2 स्मॉग्स होते हैं, क्लासिकल और फोटोकेमिकल। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है इसके बारे में तो पढ़ के जाना, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से।
मैं दिखा देती हूँ तुम्हें व्हाट आई एम ट्राइंग टू ओपन। फोटोकेमिकल और क्लासिकल स्मॉग्स के बारे में पढ़ के जाना। तो डेफिनेटली एक बच्चा अभी भी मुझे आंसर दे रहा था, मैम SO2 प्रेजेंट नहीं होता है इसमें। बिल्कुल सही बात है, SO2 प्रेजेंट नहीं होता है। मुझे लग रहा है मेरा सिस्टम हैंग कर गया है, घूमे जा रही है फाइल पर, ओपन नहीं हो रही है। Oh my God। अगले क्वेश्चन पे चले। यहाँ तो आंसर आ ही गया है, डी। जब तक फाइल खुलती है मैं तुम्हें दिखाऊंगी। खुल गई। These are my notes of environmental chemistry which I am like opening for you. तो फोटोकेमिकल स्मॉग की हम लोग बात कर रहे थे। तो स्मॉग हमारा दो तरीके का होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग एंड क्लासिकल स्मॉग। तो क्लासिकल स्मॉग में वी हैव SO2, फोटोकेमिकल स्मॉग में SO2 नहीं होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग में आपके पास NO2 होता है, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग लाइक बिहेवियर। NO2 होता है तुम्हारे पास। तो जब तुम फोटोकेमिकल स्मॉग में जब डिटेल में पढ़ते हो तो ये समझ में आ गया, SO2 इज अ क्लासिकल स्मॉग का पार्ट है। फोटोकेमिकल स्मॉग में हमारे पास NO2 होता है, NO होता है। देखो, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यील्ड्स वैरायटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक हाइड्रोकार्बन, NO। जब उनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है तो एक चेन रिएक्शन अकर करती है फ्रॉम द इंटरेक्शन विद सनलाइट। तो NO2 पे जब सनलाइट पड़ती है तो इट ब्रेक्स डाउन इनटू NO एंड नेसेंट ऑक्सीजन विच इज वेरी वेरी रिएक्टिव। ये नेसेंट ऑक्सीजन तुम्हारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। अब यही नाइट्रोजन का ऑक्साइड जब ओजोन के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन कलर गैस, दैट इज द NO2। तो फोटोकेमिकल स्मॉग केमिकल स्मॉग कंट्रीब्यूट्स NO2, NO इनको कंट्रीब्यूट करता है। तो लाइक NO2, ओजोन इज अ टॉक्सिक गैस, बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स एंड यहाँ पे पढ़ो, एंड रिएक्ट विद अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स टू प्रोड्यूस फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलिन एंड दी पेन, दैट इज दी परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो यानी कि जब ये हमारा नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करता है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स के साथ, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड और एक्रोलिन और पैन जैसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करता है। तो अब इसमें क्वेश्चन में फॉर्मेल्डिहाइड भी दिया हुआ था, तो एब्सोल्युटली, तो जो भी तुम्हारा फॉर्मेल्डिहाइड या एक्रोलिन या जो भी पैन तुम्हारा बनेगा, ये सब हमारे फोटोकेमिकल स्मॉग के पार्ट है। सो आई होप नाउ यू पीपल अंडरस्टूड। तो NO और HCHO, ये तीनों ही हमारे फोटोकेमिकल स्मॉग का पार्ट है। ये हमारा क्लासिकल स्मॉग का पार्ट है। अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होता है तो बच्चों को इतना याद रहता है, ठीक है। चलो, विच एब्जॉर्ब्स एनर्जी ऑफ मिनिमम वेवलेंथ, यानी कि अब ये अगेन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन आ गया। विच एब्जॉर्ब्स एनर्जी ऑफ मिनिमम वेवलेंथ, यानी कि कैसे बताओगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी दिस इज ऑल कोबाल्ट, CO कोई नहीं है, दिस इज ऑल कोबाल्ट, CO है। ठीक है, दिस इज CO। अब देखो जरा, यहाँ पे CO+3 है, ये भी क्या हो जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस का 3x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3, यानी कि +3। यहाँ पे भी कोबाल्ट तुम्हारा +3 है, यहाँ पे भी कोबाल्ट तुम्हारा +3 है, यहाँ पे भी कोबाल्ट तुम्हारा +3 है। तो यानी कि सब जगह कोबाल्ट तुम्हारे +3 हैं। तो इतना तो बात हमें सबको क्लियर हो गई। अब किसके बेसिस पे बताओगे कि किसके पास विच विल एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ मिनिमम वेवलेंथ, कौन एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी ऑफ मिनिमम वेवलेंथ। वेवलेंथ कम होनी चाहिए। आपको पता है जो एनर्जी होती है दैट इज इक्वल्स टू Hc/λ। तो मैंने कहा वेवलेंथ कम होनी चाहिए, वेवलेंथ कम होनी चाहिए, तो यानी कि एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है 5,1,6,6 और 5,1,6, तो यानी कि डेल्टा वो ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अब किसके केस में स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा होगी, E इज इक्वल्स टू Hc/λ। और यहाँ पे क्योंकि ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है तो इनके बीच में स्प्लिटिंग एनर्जी लगेगी। तो वेवलेंथ कम तो डेल्टा ओ सबसे ज़्यादा। तो डेल्टा ओ सबसे ज़्यादा किसके केस में होगा, किसके केस में सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग डिफरेंसेस आएंगे, ऐसा किसके साथ होता है। ऐसा होता है व्हेन वी विल बी हैविंग द
मतलब अगर ये स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, ये स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो क्या होगा, यू विल बी गेटिंग द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं, कब हमारा डेल्टा ओ लार्ज होता है, ऐसा कब होता है कि जब हमारा डेल्टा ओ लार्ज होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, व्हेन वी हैव स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, राइट। जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे कब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट सबका सेम है, कोबाल्टाइन सबके में है, सबके पास सेम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स है, अल्टीमेटली वी हैव टू सी द लिगेंड का स्ट्रेंथ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5 अमोनिया है, साइनाइड है, तो मुझे नजर आ रहा है बी इज द मॉलिक्यूल जहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, यानी कि अमोनिया से स्ट्रॉन्ग साइनाइड। अगर आप देखोगे तो पहले आता है H2O, H2O से बड़ा स्ट्रॉन्ग में आता है अमोनिया, और अमोनिया से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारा साइनाइड। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइनाइड्स है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर बी। तो तुम्हें लगता नहीं है कि यही आंसर होना चाहिए? ऐसे प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया करो ना। विच विल एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ मिनिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ इज ई इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा, लेमडा कम होगा ई बढ़ेगा, ई बढ़ेगा यानी कि स्प्लिटिंग बढ़ेगा, स्प्लिटिंग बढ़ेगा यानी कि गैप बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहीं जाएंगे, CO+3 यानी कि D7 होता है तो D6 हो जाएगा। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फिल होंगे, तो यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, तभी हो रहा है ना इस तरह से पेयरिंग। तो व्हाट इज द राइट आंसर? मुझे बच्चों आंसर करो, समझ आ रहा है? आंसर इज बी। थैंक यू ज्योत सिमन फॉर मैसेजिंग मी। तो आ रहा है ना समझ में? इनऑर्गेनिक इज लाइक वेरी वेरी ब्यूटीफुल पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री, बहुत अच्छा स्कोरिंग सा पार्ट है यार, कर लेना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं और इसको देखते हैं क्या होगा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि इसमें से कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो इनएक्टिव होंगे, यानी कि इनएक्टिव होने का मतलब क्या है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर आपने इतना आता है देखना तो आंसर आ गया समझो। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, प्रेजेंट है, इनएक्टिव मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, इसीलिए मॉलिक्यूल इनएक्टिव हो रखा है। चलो देखिए कहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ट्रांस मुझे ये बनाना है, सो माय फर्स्ट स्ट्रक्चर इज COEN का होल ट्वाइस ट्रांस बनाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने अमोनिया को और क्लोरीन को एक दूसरे के ऑपोजिट में ले लिया, यहाँ पे मैंने लिया EN और यहाँ पे मैंने लिया EN। तो अगर आप क्या करोगे, इसे इससे कट कर दोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पूछा है, यानी कि हाउ मेनी पूछा है, यानी कि दिस इज अ इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका, अगर आपने इसे ऐसे कट कर दिया तो ऐसे कट कर दिया अमोनिया कोबाल्ट क्लोरीन, तो ये यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट है, तो यानी कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पे देखो सिस में, सिस COEN Br, अगर मैं दोनों ब्रोमीन्स को पास पास रखूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द EN, ये मेरा EN हो गया, एंड दिस इज गोइंग टू बी द EN, ये मेरा EN हो गया। तो एक नीचे ऊपर बन रहा है, एक नीचे बन रहा है, और यहाँ पे दो ब्रोमीन है। अगर मैंने ऐसे भी कट किया तो भी नहीं है प्लेन प्रेजेंट, अगर मैंने ऐसे कट किया तो भी नहीं है प्लेन प्रेजेंट, ऐसे किया तो भी नहीं है, तो यानी कि यहाँ तो प्लेन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि प्लेन इज एब्सेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे देखो CONH3 का होल थ्राइस, यानी कि आपको बोला गया है आप कैसा भी बना सकते हो, देयर इज नो सिस और ट्रांस वाला थिंग। तो यानी कि आपने बनाया अमोनिया 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 और Cl और Cl, तो यानी कि ये मैंने फेशियल आइसोमर बनाया है इसका। अगर मैं इसका फेशियल बनाती हूँ तो व्हाट आई कैन सी इज कि अगर हम ऐसे कट करेंगे तो प्लेन प्रेजेंट है ना, ऐसे कट करेंगे वर्टिकली तो प्लेन प्रेजेंट है, अमोनिया अमोनिया रिफ्लेक्ट करेगा, क्लोरीन क्लोरीन रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ तो प्लेन प्रेजेंट है, प्लेन प्रेजेंट। एक बार मेरिडोनियल में और देख लेते हैं इसके मेरिडोनियल में क्या होगा। अगर मैंने मेरिडोनियल लिया होता तो लेट्स से ये हो गया मेरा मेरिडोनियल, यहाँ पे आ गया क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन। अब देखना, अब मैंने अगर ऐसे वाला प्लेन पास किया तो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि प्लेन प्रेजेंट है, प्लेन प्रेजेंट है, इनएक्टिव ही होगा दोनों ही केसेस में, तुम फेशियल ले लो या मेरिडोनियल ले लो। अब यहाँ पे बोला है ट्रांस CO, यानी कि मैंने ट्रांस है तो मैंने Cl लिया, दिस इज अमोनिया 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 अमोनिया, बहुत ही ऑब्वियस है, कैसे भी पास कर दोगे प्लेन प्रेजेंट है।
तो यहाँ पे भी आपके पास प्लेन प्रेजेंट है, यानी कि इनएक्टिव। 3 आ गए मेरे प्लेन प्रेजेंट वाले। अब ये देखो ट्रांस, ये लास्ट वाला ट्रांस, लास्ट वाले में क्या हो रहा है, CO Cl2 और Cl2 हमने ये ले लिया, एंड दिस इज OC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एंड OC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। ये हो गया। अगर मैं इसे ऐसे कट कर दूँ तो दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ट्रांस के केस में, तो यानी कि प्रेजेंट है। तो 5 में से 4 में तो प्रेजेंट है, सो 4 इज द आंसर। क्या कहते हो, व्हाट इज योर आंसर? इनएक्टिव का मतलब प्लेन प्रेजेंट है ही होगा ना, राइट? तो बस सेकंड है जो नहीं है, बाकी सब है। बताओ कोई दिक्कत? रामराज मैम प्लीज बताना ना पी ब्लॉक में क्या सबसे इम्पोर्टेंट है। सॉरी आपको बीच में टोकने के लिए, इट्स फाइन कबीर, बट मैंने जो क्वेश्चंस लिए ना तुमसे पी ब्लॉक के, हीटिंग इफेक्ट वाले क्वेश्चंस, या किसमें क्या बनता है, कब डाइल्यूट HNO3 हो, या मतलब कब कौन सी गैस निकलती है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आते हैं। ओके और कौन कौन सा रिएजेंट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट वगैरह होता है। मतलब इफ़ यू आर ऑन एन अकेडमी, देयर वाज अ कोर्स विच आई हैव टेकन ऑन द पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें मैंने गिनती के पूरे पी ब्लॉक को मैंने 15 लेक्चर्स में ख़त्म किया हुआ है ना। तो वो अगर तुम कोर्स देख लेते हो तो दिस इज दैट पर्टिकुलर कोर्स जहाँ पे मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस की हैं, ठीक है। सो यू प्लीज़ डू दैट। मतलब मैं यही बोलूँगी कि तुम उसको करो, ठीक है, उसको टारगेट करो, उसको एक बारी पढ़ लो। बहुत ही छोटा कोर्स है, और मतलब उसमें मैंने जिस तरह से पढ़ाया, अगर तुमने उतना पढ़ लिया तो तुम्हारा पूरा पी ब्लॉक हो जाएगा, बिलीव मी। ओके सो डू दैट। सो इज इट क्लियर गाइज? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना ये, ठीक है, कि कौन इनएक्टिव होगा। सो या दीज आर, मतलब मैंने बहुत एफर्ट मार के तुम्हारे लिए क्वेश्चंस लिख किए हैं, एंड मेरा मानना है कि अगर तुम इन क्वेश्चंस को इस तरीके का, इस लेवल का अगर तुम्हारा प्रिपरेशन है, सो या यू आर डूइंग गुड फॉर द पेपर। अब एक और पी ब्लॉक से क्वेश्चन आ गया, XeF6 ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस, हम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं with water produces a compound X. The same compound X is formed when XeF6 reacts with silica. Silica, the compound X is, यानी कि जब मैं इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करती हूँ, जब हम XeF6 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा, और ये भी नहीं बनेगा। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे क्या बनता है मेरे बच्चे? पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रोलिसिस करना है लेकिन पार्शियल करना है। कितना आसान क्वेश्चन था। अगर तुम सारा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बनेगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बनेगा, और अगर हाइड्रोलिसिस करोगे ही नहीं, इफ देयर इज नो हाइड्रोलिसिस, तो XeF4 और XeF2 रहेगा। तो देखो होता क्या है, ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है XeF6 का, 1 2 3 4 5 और 6, और फिर भी Xe के पास एक लोन पेयर बचता है। तो ये जो XeF बॉन्ड होता है बहुत ही वीक होता है, तो जब तुम इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये बना लेता है 2 मोल्स ऑफ HF। 2 मोल्स ऑफ HF बना लिया इसने, तो जब ये HF बना लेता है तो 2 फ्लोरीन निकलते हैं और एक ऑक्सीजन लग जाता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन रहेगा, फ्लोरीन रहेगा, फ्लोरीन रहेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग गया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, और एक लोन पेयर तो यहाँ पे है ही है। तो ये तुम्हारा बन जाता है XeOF4 बेसिकली। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। एंड यस, XeF6 पे जब आप सिलिका डालते हो तो भी ये होता है। सिलिका इज एन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ये अपना ऑक्सीजन देता है, तो आपका SiF4 निकल जाता है। तो जब आप ये रिएक्शन कराते हो तो भी तुम्हारा Si और SiOF2 में कहूँगी निकल जाता है, और तुम्हारा XeOF4 बन जाता है, ठीक है, यानी कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो जाती है। इजी ना? D is the right answer. In the cobalt carbonyl complex, अच्छा भाई ये है the number of cobalt bonds in X and the terminal CO ligand is Y, X plus Y is integer type question है। कितने बच्चों ने NCERT पढ़ी है? NCERT पढ़ी है तो इसका आंसर पता है, नहीं पढ़ी है तो नहीं पता है। मतलब कितना आसान डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम योर NCERT बुक। सो आई बिलीव यार इतना तो किया होगा। कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लास्ट पेज पे दिया हुआ है ये कोबाल्ट कितना कार्बोनिल लिगेंड दिया हुआ है, दैट इज द 8 दिया हुआ है। तो 8 में से शायद आपको पता हो
कि लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है। और साथ में ये तो बनाता ही बनाता है, ऊपर से एक और महान चीज़ होती है इसमें। कोबाल्ट के पास कितने हुए इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कोबाल्ट का 27 हुआ, प्लस ये कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 दे रहा है, 2 दे रहा है, 2 दे रहा है, तो यानी कि 2 3 जा 6, प्लस ये कितना दे रहा है कार्बोनिल, यहाँ पे 1 दे रहा है, और ये कितना दे रहा है 1 दे रहा है, तो यानी कि प्लस का 2। और अगर तुम इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा, 27 और 6 27 33 34 35, तो ये 35 आ रहा है, विच इज़ नॉट अ EAN, विच इज़ नॉट एन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो इसमें तुम एक और ऐड करोगे, ताकि अब ये क्या हो गया, अब ये बना 36, यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो ये 1 कहाँ से आएगा, कोबाल्ट कोबाल्ट सिंगल सिंगल बॉन्ड भी होता है, so you have CO bond as well. So this is the structure of this particular complex which is given in NCERT. ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्सेस दे रखे, दोनों एक बारी पढ़ने आने चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ CO बॉन्ड, नंबर ऑफ CO बॉन्ड इज x, यानी कि x तो 1 हो गया, प्लस टर्मिनल कार्बोनिल लिगेंड्स, टर्मिनल ब्रिज वाले नहीं बताने, सिर्फ टर्मिनल है 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 और 1 इज 7 हैज टू बी द आंसर। सूरज, मैं चैट पढ़ती हूँ तो यार डिस्ट्रैक्शन होता है, टाइम वेस्ट ही होता है, तो क्या चैट पढ़ूँ बताओ। तुम्हारे जब आंसर्स आते हैं तो मैं उन्हें देख लेती हूँ। सो हियर 7 इज द राइट आंसर, सो व्हाट यू से। आया सबको, आया सबको। एंड विद दिस गाइज हमारे क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म। आज के लिए ये 22 क्वेश्चंस थे जो मैंने तुम्हारे को मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले लिए थे, और जिस तरह से मैंने ये सेग्रीगेशन रखा है उसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन आता है, कोऑर्डिनेशन D&F ब्लॉक। मैंने एक पेरोक्साइड का क्वेश्चन भी लिया था हाइड्रोजन चैप्टर से, हाइड्रोजन चैप्टर से मैंने H2 की प्रिपरेशन भी ली थी, जो कि एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है हाइड्रोजन चैप्टर का। एस ब्लॉक से हाइड्रेशन एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो वो भी मैंने लिया था हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट से। पीरियोडिक प्रॉपर्टी से इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई हैव टेकन अ क्वेश्चन फॉर यू। तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग से बॉन्ड लेंथ किसकी शॉर्ट होगी, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ से तुम्हारे लिए मैंने क्वेश्चन लिया था। और जब हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की, तो या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो स्ट्रक्चर वाला जो स्ट्रक्चर था, कितनों में ऑक्सी लिंकेज होगी, वो भी एक क्वेश्चन था। ये कोऑर्डिनेशन में भी केमिकल बॉन्डिंग यानी कि स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इवन जो हमने कोऑर्डिनेशन का आइसोमेरिज्म लिया, तो वहाँ पे भी तुम जब तक स्ट्रक्चर्स नहीं बनाओगे, सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म्स नहीं बनाओगे, यानी कि स्ट्रक्चर तो बनानी पड़ेगी। इनऑर्गेनिक का सिंपल फंडा है कि स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, जितना अच्छा स्ट्रक्चर बनाना आता है उतनी अच्छी इनऑर्गेनिक हो जाएगी, बहुत सिंपल रूल है ये। ठीक है, तो हमने वो लिया, तो यानी कि मैं कहना चाहती हूँ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन एंड D&F ब्लॉक एलिमेंट्स। डी और एफ ब्लॉक में और कोऑर्डिनेशन में कंपेयर करोगे तो कोऑर्डिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। सॉल्ट एनालिसिस से भी मैंने तुम्हारे लिए क्वेश्चन लिया था कि ग्रुप 4 का एनालिसिस करोगे तो क्या होगा, जिंक जिसका आंसर हुआ करता था। ठीक है, सो मेनी सच रिएक्शंस वी हैव डन, एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट से भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए थे मैंने तुम्हारे लिए, जैसे कि ये तुम्हारा ये तुम्हारा नोबल गैसेस से क्वेश्चन हो गया। नोबल गैसेस बच्चे छोड़ देते हैं, अब बताना इतना ईजी से ईजी क्वेश्चन आएगा। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक, तो वहाँ से भी तुम्हारे लिए क्वेश्चन था। कार्बन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, इस तरह के एजर्शंस एंड रीजनिंग टाइप्स क्वेश्चन। स्ट्रक्चर, ये भी एक स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन था, कहने को पी ब्लॉक था, है ना, लेकिन क्या था, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन था। तो बिलीव मी, जेई इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछता है, आपको मोर और लेस स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन की प्रिपरेशन था, यहाँ पे भी बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो गई थी। सो या दिस इज द क्राइटेरिया। अब ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, अल्टीमेटली ये भी तो स्ट्रक्चर ही था कि ऑर्थो की स्ट्रक्चर क्या होती है, पायरो क्या होता है, तो यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स, राइट। तो दिस इज द पैटर्न हाउ यूजुअली द क्वेश्चंस यूज्ड टू बी आस्क्ड। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मेटल्स, एक जो हमने हीटिंग करके डिफरेंट गैसेस निकाली थी, N2 अमोनिया, NO, ये सब जो निकाला था, जब मैंने कहा था कि कॉपर है और तुम डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करा रहे हो तो NO निकलेगा। सो या
दिस इज द वे हाउ यू हैव टू स्टडी. तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मतलब मैंने जो तुम्हें कोर्स सजेस्ट किया है ना, इफ़ यू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर कोर्स, तो डेफिनेटली तुम्हारा इनऑर्गेनिक पी ब्लॉक बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. जो भी दिक्कतें तुम्हें आ रही हैं, यू विल बी एबल टू डील विद देम. ओके, चलो फिर, दिस इज इट फॉर टुडे. आई हैव इंजॉयड अ लॉट विद यू गाइज. आई होप तुम्हें भी मज़ा आया हो, तुमने सीखा हो. इफ़ यू रियली इंजॉयड देन प्लीज़ लाइक, जल्दी से इस लाइक के नंबर को बढ़ा दो. मज़ा आया है तो ठीक है. एंड कीप ज्वाइनिंग मी फॉर माई न्यू अपकमिंग सेशंस. कल हम लोग मॉक लेकर आएंगे, यानी कि आई विल बी डिस्कसिंग दी कंप्लीट मॉक, जिसमें पूरा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों पोर्शंस होंगे और सारे क्वेश्चंस लगाएंगे. यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस करेंगे. तो कल का सेशन भी थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि वैसे टारगेट किया जाता है कि 30 क्वेश्चंस लगाने के लिए 1 घंटा बहुत है, लेकिन जब हम डिस्कशन करते हैं तो टाइम टेकिंग हो जाता है. तो कल का सेशन हो सकता है 1.5 घंटे लगभग का ही रहेगा, 1.5 से 2 घंटे का भी रह सकता है. ठीक है. सो यू प्लीज़ डू ज्वाइन मी. इट इज़ गोइंग टू बी अ लाइव मॉक. ठीक है, पहले तुम लोग उन सारे क्वेश्चंस को दोगे, उसके बाद मैं सारा डिस्कशन करूंगी एंड तुम्हें पूरा एनालिसिस भी कराऊंगी. एंड आई विल टेल यू कि तुम्हें किस तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अपने जेई के लिए. ठीक है. बहुत सारे बच्चों का पेपर अभी होने बाकी हैं, और तुम्हें सेकेंड अटेम्प्ट भी देना है अपनी, और अच्छी प्रिपरेशन से तो चीज़ें सीख लो. अभी जितना सीखोगे, जितना लर्निंग स्टेज में रहोगे, तो उतना बेहतर है. ठीक है. चलो, बाय गाइज, थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर. And please do subscribe and share this session with others as well. Bingo.